नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो साथियों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भाई जीडी की बहुत पहले से इसके जो है इंतजार कर रहे थे कि जीडी की वैकेंसी आए। तैयारी तो आप लोग की फुल होगी। तो मैं जानता हूं अगर आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही है तो आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे आपका एग्जाम 90 मिनट तक चलेगा, लेकिन आज हम लोग बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जल्दी जो है कवर करेंगे। तो आपका जो एग्जाम होगा ये तो पता होगा कि 2 अगस्त को होगा, सभी को मालूम है ना। देखिए आप लोग का जो पेपर है वो आपका 2 अगस्त को होगा। तो मान लीजिए अगर आज 2 अगस्त है और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भाई कौन सिलेक्शन लेकर जाएगा और कौन वापस घर जाएगा, कौन सिलेक्शन लेकर आएगा और कौन वापस घर जाएगा, ये सिद्ध करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जागृति, भारती, कृष्णा, रेखा, रीना, प्रीति, शिवांश, नवीन, अवतार जी, जितने भी लोग हैं, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। बहुत मजा आने वाला है। तो फटाफट से पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। खुश रहिए, ईश्वर आप सबको कामयाबी दे। जो मेहनत करेगा इस बार सिलेक्शन वही लेगा। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये रहा आप लोग के सामने। हो जाइए तैयार, बिल्कुल नहा धोकर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो प्रोटीन विकास, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है इसको बताइए। प्रोटीन, जैसे प्रोटीन से शारीरिक विकास होता है दोस्तों, जैसे प्रोटीन से आपका शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट से शारीरिक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है, ये ग्रोथ के लिए जरूरी है और ये एनर्जी के लिए जरूरी है। तो आपका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना। और मुकेश जी, एमटीएस का है तो भी क्लास देखिए आप, एमटीएस का है तो भी क्लास देखिए। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है EIMQUYCGKOSW। अब आपको क्या भाई, बाकी लोग कत्थे चले गए। अभी मैं जब क्लास में नहीं था लगातार मार लगे पड़े, पता नहीं कौन क्या कर गए आते हो भाई। यहीं पर सारी बातें हो जाती हैं, घर पर कोई नहीं है बात करने वाला। सारी बातें क्लास में हो जाती हैं और जब क्लास स्टार्ट होगी सारे के सारे गायब हो गए। सर जी अभी आते हैं, अभी आते हैं, काम पड़ गया। मतलब बात करने के लिए आपके पास समय है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। यही लोग हैं यार, इन्हीं लोगों में तो जो है दिक्कतें पैदा होती हैं आगे। यही लोग जो है अकामयाब, जो है नाकामयाब रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के वक्त इनके सामने काम आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लग जाती है। और वैसे खाली टाइम में मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं। इतना टाइम है तुम्हारे पास, टाइम पास करोगे। जिंदगी बहुत अनमोल है, समय रेत की तरह फिसल रहा हाथ से, और आप लोग समझते ही नहीं हो। देखिए तो लॉजिक आपका है CDEGHIKLMOPQSTUWXY। ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है, -2 -2 -2 है। तो B से -2 करेंगे तो Z आ जाएगा, ZAV। F से -2 DEF, J 2 स्टेप पीछे HIJ, N से 2 स्टेप पीछे LMN, R से 2 स्टेप पीछे तो PQR, और V से 2 स्टेप पीछे तो TUV। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सॉरी ए कह रहा, अगर आपका आंसर जो आ रहा है ZDHLPT बिल्कुल राइट होगा, तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शाबाश, खूब भालो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। 5 से 21 है तो 7 से क्या होगा बताइए। लॉजिक की बात करेंगे दोस्तों, यहां से 5 चौक 20 और 1 जोड़ लो 21 आ गया। ठीक है। 7, तो 7 की भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 7 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 से, तो 7 छंग 42 और 1 जोड़ लो 43 आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 43 होगा। तो जिन लोग का भी आंसर यहाँ पर 43 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। साथियों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। भूगोल, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। हाँ, तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो भूगोल एक मानविकी विषय है, जबकि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ये सभी वैज्ञानिक विषय हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो आपका तीनों साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, लेकिन ज्योग्राफी ये अलग चीज है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी। अब अगला क्वेश्चन है, खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।
बताइए दोस्तों, यहां पर आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा? NEXFL। क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? A, B, C या फिर D? देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी में आप लोगों का देखिए क्या दे रखा है, ए आ रहा है, इसमें आपका यू आ रहा है, इसमें आप लोग का ए आ रहा है, ठीक ना। तो बाकी तो कोई लॉजिक फॉलो हो नहीं रहा। तो लॉजिक ये है कि इन सभी में आपको वॉबल दिया गया है, स्वर दिया गया है, डी वाले में आपका कोई स्वर नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर लॉजिक ये भी तो हो सकता है 7 चौक 28। मैं जानता था नवीन जी या आप लोगों में से कोई इस बात को जरूर उठाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को यह बता दूं, लॉजिक ये नहीं था कि 4 से मल्टीप्लाई करनी है। लॉजिक ये है कि जो 5 नंबर है, 5 के एक कम से मल्टीप्लाई होगी। लॉजिक ये है कि 7 नंबर है तो 7 से एक कम से मल्टीप्लाई होगी। लॉजिक ये नहीं है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक ये है कि 5 जो नंबर है उसमें से एक नंबर घटाकर मल्टीप्लाई करना है और बाद में एक जोड़ना है। लॉजिक आपका ये कह रहा है एक घटाकर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई आए उसमें एक जोड़ना है। ये लॉजिक है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब आपको बताना कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। इसको देखिए, 2 4 4 8 6 18 10 52। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, इसको बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। तो ए बी सी में दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है, दूसरी संख्या पहली संख्या का आपका गुणज है, जबकि 10 और 52 में दूसरी संख्या पहली का गुणज नहीं है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 तीन 18, ये सब मल्टीपल्स है, ये सब आपस में मल्टीपल है, लेकिन 10 और 52 मल्टीपल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग भाई क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट क्लास को शेयर कीजिए, जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब आपको बताने कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, फूल है, पंखुड़ी है, कुर्सी है, पाया है, व्रत है और आपका आर्क है और आवरण है तो पृष्ठ है, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न में सभी विकल्पों में जो ऑप्शन नंबर डी है अन्य तीनों से अलग है। क्योंकि पंखुड़ी की सहायता से फूल बना होता है और पाया पैर की सहायता से कुर्सी बनी होती है, उसी प्रकार आर्क या चाप से व्रत बना होता है, लेकिन पृष्ठ से आवरण नहीं होता, बल्कि कई पृष्ठों से मिलाकर एक किताब बनती है। तो इसलिए आपका डी वाला अलग हो जाएगा। बाकी एक हिस्सा है, पंखुड़ियां से जो है हमारा फूल है, पाए से कुर्सी, आर्क से व्रत है, लेकिन पेजेस से आप लोग का कवर नहीं होगा यहाँ पर। तो आपका ये गलत दे रखा है, तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए आप लोग। दी गई आकृति में से, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब आप लोग बताइएगा, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये और ये आपको दिया गया, ये है, ये चीज है और ये चीज है, जो कि आपको सी वाले में दे रखी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। तो आप लोग को यहां पर जो है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत बेहतरीन आपको दिया गया है। फटाफट से आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 5 6 3 39। तो आपको यहां पर क्या दिया गया है, 3 है, 5 है, इस तरीके से बना हुआ है। मैं दिखाता हूं, क्लियर नहीं है इसमें, हद होती है, बिल्कुल हद कर रखी है, बिल्कुल हद। ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, और ये 3 दे रखा है, और यहाँ पर बीच में आप लोग का 39 है। ऐसे बीच में 51 है, इधर आप लोग का 4 लिखा हुआ है, इधर आपका 7 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा है, और ये आप लोग का जो है 4 लिखा है। तो बीच वाले में क्या आएगा बताना। ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, और ये आपका 4 है। ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, 3 5 5 और 4। देखिए लॉजिक की बात करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, 6 पंजे 30। लॉजिक देखिए दोस्तों, 6 पंजे 30 और 3 तियां 9 और 30 और 9 39 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए हमारा 4 चौक 16, ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 ही है कुछ और है, हाँ 16, और 7 पंजे 35। तो भाई 6 5 11, 3 4 1 5, 51 51 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही आप इसमें लॉजिक पकड़िए। तो 3 चौक 12, पचम 25, तो 12 और 25 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3, 37 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 37 आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। तो अगर जिन लोग का भी आंसर 37 है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। एक बहुत पहले की कहावत है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, एक डायलॉग आपने सुना होगा सर, कि भाई कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चलते हैं, उनका काम है भौंकना, और हाथी का काम है आगे बढ़ना, कामयाब होना। तभी उन हाथियों की आगे चलकर क्या होती है, स्तुति होती है, लोग पूजते हैं। क्यों पूछते हैं, ओके ना। तो इसलिए आप लोग समझिएगा, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिएगा, ना कि किसी की बातों पर। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये आप लोग को एक तरीके से एरो दे रखा है, ये डॉट है, डॉट को मान लीजिए एरो है, और ये पीछे वाला ब्लैक हिस्सा है। तो आप लोग यहां से शुरुआत कीजिए दोस्तों। पहले ये इधर है, नीचे आपका इधर है, और ये चीज आप लोग के ऊपर दे रखी है। तो बाकी दोस्तों ये वाली चीज मेरी इधर आ जाएगी, ये वाली जो चीज है मेरी यहां पर इधर आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर आपको दोस्तों ये चीज इधर दे रखा है ना, ये है, ये एरो दे रखा है। बाकी यहां पर तो है नहीं, यहां पर भी दोस्तों नहीं है, नीचे यहां पर भी नहीं है। तो आप लोग का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आप लोग का आंसर यहां से सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसको बताइए। 3 4 9 16 27 64 81, अगला स्टेप क्या है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, लॉजिक की अगर हम बात करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ऐसे देखिए दोस्तों, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक के 256। तो आपकी दोस्तों वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 256 हो जाएगी। ओके। तो भाई दूसरे देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लाइन तो आपने सुनी होगी ना। तो यहां पर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोगों का काम है कहना। ओके, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो और तुम आगे बढ़ते रहो। यही तो चीज है। ये जब तक कहेंगे नहीं, इनको शुक्रिया करा करो, इन सभी को दिल से धन्यवाद दिया करो कि कम से कम तुमने हमसे ऐसा बोला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो अब आगे बढ़ोगे। नहीं तो अगर सब प्यार करने वाले ही मिल जाएंगे तो भाई लड़ोगे किससे और आगे बढ़ोगे कैसे। यही तो आपको ताकत देते हैं, प्यार तो कमजोरी देता है। यही लोग जो लड़ रहे हैं आप लोगों से, ये आपको ताकत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ो, सामना करो, मुकाबला करो। हिम्मत हार के डर के घर भागने का थोड़ी ना हो रहा है। आप जंग के मैदान में खड़े हो,
ठीक है ना, एक से एक बढ़कर यहाँ पर सूरवीर है, एक से एक बढ़कर सूरवीर हैं। तो ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए आप लोग। ए ई एफ जे के ओ, अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए। तो फटाफट आप लोग बताइए दोस्तों, यहां से आपका राइट आंसर क्या हो, देखिए हमारा ई एफ जे के, तो ओ पी पी आ जाएगा। अब बीच में दोस्तों देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, बाकी प्लस का 4 स्टेप बीच में लग रहा है। ओके, तो पी क्यू आर एस टी, तो आपका टी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर पीटी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको आप लोग बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। जीके की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में कौन सा स्थल अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या कोट दीजी, ये आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो नीचे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या फिर चारों ही वहां पर अवस्थित है। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में है, सिंध प्रांत में है, चंदहुदड़ो में, तथा कोट दीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी, याद रखिएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के, हड़प्पा जो है आप लोग का ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना में है। ओके ना, ये जो है लरकाना जिले, लरकाना सिंध प्रांत में है, चंदहुदड़ो में है, और कोट दीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोट दीजी भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, याद रखिएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको देने वाला हूं। दो पेड़ थे आप लोग के, एक पेड़ आप लोग दोस्तों ये है, और एक पेड़ दोस्तों आप लोग का ये है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पेड़ आप लोग का दोस्तों ये है। अच्छा, ये वाला जो आप लोग का जो पेड़ है, ये अपनी मन चाहे जो, मतलब ये वाला पेड़ है मन वाला है, इसका जो मन होगा वो करेगा। इससे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इससे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ना इसको समझाने वाला है। तो ये पेड़ कैसे फैलेगा, इस तरीके से फैलेगा दोस्तों। इसकी जड़ें इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। लेकिन यही वाला जो पेड़ आप लोग को दिया गया है, इससे लोग कहने वाले, इसकी कुटाई लगाने वाले लोग, अगर ये गलत, अगर इसने गलती करी नहीं, इसकी कुटाई लगी नहीं, तो ये पेड़ बिल्कुल अपनी मंजिल तक, बिल्कुल सीधा लक्ष्य तक पहुंचेगा, ऊपर तक। अच्छा, ये वाला जो पेड़ है अपना, ये इस दुनिया के चक्कर में ही फंस जाएगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर लगा रहेगा, तो इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यही पेड़ जो है अपनी बुलंदियों को छुएगा, ऊंचा बढ़ेगा, आगे तक जाएगा। तो जहां पर आप लोगों से कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है, आपको समझाने वाला नहीं है, तो वो इस पेड़ की तरह फैलेगा ही, खाली बस फैल सकता है वो, फैलने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। वो खाली क्या करेगा, फैल जाएगा बस। लेकिन यही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पर लोगों को सुनना भी पड़ेगा दोस्तों, सुनना भी पड़ेगा, मार भी खानी पड़ेगी, गालियां भी खानी पड़ेंगी, और इन सबको करने के बाद अपने लक्ष्य को भी जो है उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को बुलंदियों को छूना है तो इस पेड़ की तरह बनना है। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र भोज के नाम से विख्यात। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग मुझे बताइए कि आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे आप लोग के कौन थे। साथियों आप लोग बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति, या फिर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्ण देव राय के दरबार में अवस्थित अष्ट दिग्गज जो थे 8 तेलुगु कवि थे। तो ये जो है आप लोग के ध्यान दीजिएगा, 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि।
8 तेलुगु कवि थे, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे महान शासक थे और उन्होंने आमुक्तमाल्याद नामक तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ की रचना की थी। आमुक्तमाल्याद, नोट कर लीजिएगा, आमुक्तमाल्याद कौन सा रचना की थी? आमुक्तमाल्याद, आमुक्तमाल्याद। तो इस ग्रंथ की रचना भी की थी और ये तेलुगु भाषा का है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? अब आप लोग मुझे बताएंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में इसकी स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और बाकी लोग जो लोग क्लास में नहीं आ पाए टोटली अपना लॉस करेंगे, क्योंकि जब आपका जीडी का एग्जाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आगे आकर मुझसे ये मत कहना कि सर आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आया। मैं फिर यही कहूंगा छूटते हुए कि मैंने पढ़ाया कि तुम ही क्लास में नहीं आए, तो फेल हो गए भाई। अगर मेहनत नहीं करोगे धक्के खाने पड़ेंगे, अगर जो मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि इस बार जो लग गया समझो लग गया, फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब टाइम आएगा, कोई भरोसा नहीं है इस समय। और अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई फिर आपको जो अच्छा लगे वो करिए, मैं भी नहीं रोकने वाला, आपके माता पिता भी आपसे कुछ नहीं कहने वाले, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। लेकिन अगर इस चक्रव्यूह में फंस गया, अगर प्राइवेट में 10,000 12,000 15,000 में अगर लगे हो तो फिर वहां पर बहुत सुननी पड़ेगी, धक्के की नौकरी होती एक तरीके से। अगर आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो भाई आगे हम आप लोगों से नहीं कह सकते, ठीक है? आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों के आसपास के लोग वैसे होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे लेकिन पैसा नहीं आता होगा। और जब पैसा ही नहीं होगा तो भाई घर में खुशी कैसे आएगी? आपके माता पिता ने इतनी मेहनत करके आप लोग को पढ़ाया कैसे ना कैसे करके, लेकिन भाई आप लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा है, लगातार बकवास करते हुए निकल रहे हो, मेहनत होती ही नहीं आप लोगों से। आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने माता पिता के सपनों पर पानी फेर रहे हो, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप अपने माता पिता की खुशियों में आग लगा रहे हो। क्योंकि अगर तुम एक छोटी सी जॉब नहीं ले पाओगे जिंदगी में तो आगे अपने माता पिता का ख्याल कैसे रखोगे, और जिंदगी में जो आपके साथ आने वाला आपका जो साथी है उसको खुशी कैसे दे पाओगे? क्या ऐसे करके कर पाओगे? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कम से कम आप लोग तो मेहनत कर लीजिए अपने लिए। आप लोगों से मेहनत होती नहीं बिल्कुल। एक एक चीज जो भी पढ़ाई जा रही है आप लोग को बीएससी ट्री की क्लासेस पर, अगर आपको नाम रोशन करना है तो हर क्लास का एक एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, या फिर आपका हो जाएगा अशफाक उल्ला खान। तो आप लोग को बता दें यहां से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और उन्हें 1925 ईस्वी में घटित काकोरी कांड का दोषी ठहराया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो नारा था, ये जो गीत था, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही लिखा गया था। ये जो नारा था ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही लिखा गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ओके, आगे इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग। अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। सूर्य को अपनी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, इस अवधि को क्या बोलते हैं? दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि पृथ्वी, मंगल, चांद, ये सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वैसे सूर्य भी जो है अपनी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष का समय लगाता है। तो इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? इस टाइम पीरियड को जो नाम दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है? खगोलीय वर्ष, प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांडीय वर्ष, या फिर आपका सौर वर्ष? जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का यहां पर राइट आंसर जो दिया गया है सी वाला दिया गया है, कॉमिक ईयर। इसको बोलते हैं ब्रह्मांडीय ईयर, बोलते हैं कॉमिक ईयर। जो सूर्य जो है अपनी आकाश गंगा के केंद्र में जो चक्कर लगा रहा है इसको कॉमिक, ठीक ना, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष, ब्रह्मांडीय वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लदांग चलवासी कृषि निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत से है, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। लदांग चलवासी कृषि जो है निम्नलिखित में से किस देश से आपकी संबंधित है? डू यू नो एवरीवन? लदांग चलवासी कृषि, इसका राइट आंसर क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो भाई आपके लिए इम्पॉसिबल हो। अगर आप मेहनत करने उतर जाएं, पहचानो अपनी ताकत को,
आप सब कुछ कर सकते हो इस दुनिया में, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, बस खुद को पहचानो, मेहनत करो और इन फालतू के चक्करों से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। अगर अभी का ये 18 से 25 साल की जो उम्र है, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया, सारी जिंदगी पछताते रहोगे और फिर उस पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर अभी के आपने 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र को अगर बेकार कर दिया, तो चाह कर भी कुछ फिर आगे नहीं कर पाओगे। अभी वक्त है, जो चाहे वो कर लो। अभी मिट्टी जो है कच्ची है, जैसे चाहे वैसे आकार दे लो। एक बार मिट्टी पक जाएगी तो वो मिट्टी टूटेगी, उसको आकार नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 31 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो लदांग मलेशिया। लदांग कहां की है? लदांग मलेशिया की है। लदांग चलवासी कृषि। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जास्कर में है, लद्दाख में है, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, या फिर आपका हो जाएगा पीर पंजाल होगा। आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका है केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये कहां पर है? ये है कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, और कराकोरम पर्वत श्रेणी कश्मीर क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी हिमालय में अवस्थित है। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ससाइनी, हिस्पार, ठीक ना, बियाफो आदि ये प्रमुख हिमानियां जो हैं, ये सब कुछ आप लोग का जो है कराकोरम श्रेणी में ही है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आप लोगों का यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ये दिया गया है सी में, कराकोरम। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में आखिरकार बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। साथियों, डू यू नो एवरीवन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कम ऑन एवरीवन। यस, यू आर राइट, वेरी गुड क्लास। अगर हम बॉक्साइट की बात करेंगे तो आपका यहां पर जो आंसर दिया गया है मध्य प्रदेश। बॉक्साइट मध्य प्रदेश, बॉक्साइट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से विश्व के किस बायोम को, निम्नलिखित में से विश्व के किस बायोम को अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का क्रीड़ा स्थल की संज्ञा दी गई है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण घास बायोम। नोट दिस पॉइंट, पॉइंट टू द नोटेड मिलॉट। तो बता दें आपको, शीतोष्ण घास बायोम को अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रीड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ जंगलों एवं घास के मैदानों का विस्तार अधिक हुआ है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इन मैदानों को यूरेशिया में स्टेपी, उत्तर अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और हंगरी में पुस्टाच के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेट ग्रास बायोम, शीतोष्ण घास बायोम। इनको बोलते हैं अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय का क्रीड़ा स्थल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? सब कुछ क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग के सामने है और आप लोग को बताना है, आर्टिकल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स। निम्नलिखित में से भाई कौन सा युग में सही सुमेलित है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, आर्टिकल 14। लोक नियोजन में अफसर के समानता, आर्टिकल 16। छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17। बताइए। अगर हम बात करेंगे आज इस प्रश्न की, तो यहां पर देखने से आपको क्या समझ में आता है कि भाई कौन सा वाला आर्टिकल जो है गलत है या सही है? आपको बता दें, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, 16 में है अफसर की समानता और 17 में है छुआछूत का अंत। तो जहां तक मैंने जो आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं तो वो सारे बिल्कुल राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीनों सही। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश।
अगला क्वेश्चन देखिए, छा गए टुस्सी आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा। हाँ, एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेम। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है आपका? छत्तीसगढ़, जो भी नाम है आपका। एमटीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीडी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का जो अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्री काउंसिल द्वारा, या फिर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। तो किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का जो अनुमोदन है राज्य की विधायिका द्वारा आवश्यक होता है। ये आपका जो है राज्य की विधायिका द्वारा आवश्यक होता है। और आर्टिकल नंबर 213, नोट दिस पॉइंट, आप सभी को बता दें, आर्टिकल नंबर जो 213 है, आर्टिकल नंबर 213 213, तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अच्छा, कमेंट करके आप लोगों दोस्तों मुझे यह बताएगा कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में दी गई है। ये आर्टिकल आप लोग मुझे बताएगा। मैंने राज्यपाल का आपको बता दिया, राज्यपाल का है 213, राष्ट्रपति का क्या है कमेंट करके आप लोग बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? और आकाश शर्मा जी, सर यूपी पुलिस की क्लास भी कराओ सर जी। आकाश जी आप कहाँ थे? इससे पहले यूपीएसआई की क्लास अदनान सर ने आपको कराई और आपने देखी नहीं हो तो भाई देख लीजिएगा, इससे नीचे क्लास यूपीएसआई की हो चुकी है। ठीक है, अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए, अब आप लोग यहां पर देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितने कैलोरी ग्राह्यता की संस्तुति की गई है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी, या फिर आपका हो जाएगा 2600 कैलोरी। देखिए दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2400 कैलोरी की ग्राह्यता प्रस्तुत की गई है और शहरी क्षेत्रों के लिए मात्रा 2100 कैलोरी निर्धारित है। तो गांव वालों के लिए जो है 2400 कैलोरी चाहिए और शहर वालों के लिए 2100 कैलोरी चाहिए, क्योंकि भाई गांव वालों को घर का काम, ये बार खेती बाड़ी हो गया, ये सब हो गया, बहुत काम होता है। शहर में तो केवल अपना काम करना है, लेकिन गांव में तो ठीक ना, चाचा ताऊ फूफा अपना भी काम करना है, सबका भी काम करना है, खेत भी देखने होते हैं, बहुत कुछ करना होता होगा ना। जो लोग गांव के होंगे उन्हें पता होगा बहुत काम होता है। शहर वालों को केवल अपना काम करना, अपना पेट भरना है, मजे से रहना है। ओके ना, तो शहर वालों के लिए 2100 और ग्रामीण लोगों के लिए कितनी प्रति व्यक्ति चाहिए? तो ग्रामीण लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी चाहिए, तो आपका 2400 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको आप लोग मुझे बताइए। मैथ, तो देखिए भाई, अगर एसएससी जीडी से है प्यार तो मैथ से कैसे करोगे इनकार? ठीक है ना, तो मैथ जरूर आती है, चाहे वो आप लोग का एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे ग्रुप डी हो। मैथ आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, सभी लोगों को सीखना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है, कई लोगों को मैथ से नफरत भी होगी, लेकिन आपकी नफरत, ठीक है ना, आप ये जो नफरत कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत शानदार है। ये है ए का स्क्वायर है माइनस का, ये आप लोग का बी का स्क्वायर दिया गया, ये है ए का स्क्वायर और ये है आप लोग का बी का स्क्वायर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो 1.27 प्लस का लिखेंगे 1.05 और एक बार लिखेंगे 1.27 माइनस का 1.05 अपॉन मेरा दे रखा है 0.22। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 2 और 1 3 और 1 और 1 2, ये 232 आ गया। अब इस 7 में 5 गया, 2 बचेगा, 2 0 2 बचेगा, 1 1 0.0 बचेगा। नीचे आपको ये दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट का 22 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका राइट आंसर आएगा 2.32। एमटीएस के लिए मैथ बताइए सर, बसंत जिंदाल जी।
एमटीएस के लिए भी यही है, यही लेवल रहेगा, यही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ये फॉर्मूले आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया यहां तक? तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप लोग बताइए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 42 और 84 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ। दो तरीके हमारे पास हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के जो तरीके होते हैं, एक तो आप लोग जो है भागफल विधि का प्रयोग करके निकाल सकते हो, और एक आप लोग जो है गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हो। आज मैं आपको बता रहा हूं बेसिक से, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो भाई 14, 42 और 84 का अगर आप भागफल विधि से निकालोगे तो तरीका ये है, 14 उठाया, 42 उठाया, डिवाइड किया दोस्तों यहाँ पर, तो 14 एकम 14 तिया 42, 42 कट गया। अब इसी 14 से 84 को भी डिवाइड करके देखो भाई, तो भाई यहां से आपका कितना हो जाएगा, 14 छक 84, तो यहां से मेरा 14 आ गया, तो 14 आ जाएगा। अब गुणनखंड विधि दोस्तों क्या है आपका, फैक्टर मेथड दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग का, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 लिखेंगे, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 लिखेंगे, 42 को दोस्तों क्या लिखेंगे, 42 को 2 तिया 6 सत्ते 42, तो 2 तिया 6 सत्ते 42 लिखेंगे। ऐसे ही 84 रखा है, तो 84 को दोस्तों कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। तो कुल मिलाकर आपका सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए तो 7, 7 और 7 कॉमन आ रहा है, और 2, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन होता है ना वही एचसीएफ लिखेंगे, तो 2 इंटू 7 ये आपका हो गया 14। तो आप चाहें दोस्तों हमारा क्या है, भागफल विधि से भी लगा सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी जो है एचसीएफ को निकाल सकते हैं। आंसर दोनों में आपका सेम आ जाएगा। तो 7 वाले जो बता रहे 7 वाले गलत हैं, 14 वाले सही है। अगर आपका आंसर 14 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। क्लियर है? अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि P का 80% Q का 2/5 है। P का 80% जो है भाई साहब Q का 2/5 है, तो P अनुपात Q का मान कितना हो जाएगा? ठीक है ना। देखिए तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, P का 80% बराबर है Q का 2/5, 0 0 काट दिया, 2 चौक 8 4 बचा, 5 दूनी 10 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 आएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, और क्यों आएगा इधर। तो फाइनली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P अनुपात क्यों हो जाएगा 1:2। ओके, तो अगर आप लोग का आंसर यहां से आ रहा है 1:2 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, तुझसे छा गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाकी लोग जितने भी इतने चले हैं, क्लास चल रही है आप लोग की, जो कि बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया क्लास है, और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं मैं। और आज एक स्पेशल चीज ये करने वाला हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं सारी क्लास तो करवा नहीं पा रहा हूं, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अलग अलग नहीं करवा पा रहा हूं, तो आप सभी के लिए मैंने एक क्लास तैयार की है, मैथ, जीके और रीजनिंग की। और ये क्लास जो आपकी होगी एसएससी और रेलवे के नाम से होगी, तैयार रहेगा। इसमें आपका डेली एग्जाम कराया करूंगा मैं, डेली एग्जाम कराऊंगा आपका, जिससे मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, जीके के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, और इसमें आप लोग जो एग्जाम जरूर दीजिएगा। इस पेपर को अगर आप देंगे तो इससे आप लोग की जो तैयारी है बहुत बढ़िया होगी, सबसे बेस्ट होगी। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, 4,000 रुपए की राशि है, 8% ब्याज की दर है, समय 6 साल है, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आप सभी को साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसको देखिए, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 4000, R है 8, टाइम है 6 अपॉन में 100, कैंसिल। तो हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 इंटू 6 दूनी 12, 6 18 19, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 रुपए। तो भाई यहां से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 1920 रुपए हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर 1920 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आप सभी को दिया गया है, इसको बताइए। कई लोग इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज इसको लगाने का तरीका आपको समझाएंगे कि कैसे लगाना है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए क्वेश्चन रखा है 1 + 2 अपॉन में फिर से 1 + 3 अपॉन में फिर से 2
प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे नीचे से। कहां से? बिल्कुल नीचे से शुरुआत करेंगे, इससे देखिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 और एक देखिए 2 दूनी 4, एक 5/2 आ गया। तो इसको मैं मिटा लूंगा, है ना, 5/2 आ गया। ये 2 मेरा ऊपर जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो इंटू में 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और नीचे मेरा 5 हो गया। तो कितना? 3 दूनी 6/5 हो गया। तो 6/5 हो गया, इसके लिख देंगे दोस्तों, इसको मैं मिटा लूंगा, लिखूंगा 6/5 आ गया। अब देखिए 5 एकम 5 और 6, तो हमारे कितना हो जाएगा? हमारे यहाँ पर 6 5 11/5 हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा लूंगा, कितना मेरा आ जाएगा? 11/5 आ गया। ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, हो गया ना। तो अब ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसकी आप लोग, अगर इसके 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से हट गया, तो ये आ जाएगा 10/11 आ जाएगा। तो इसकी जगह मेरा दोस्तों क्या आ गया? 10/11 आ गया। तो 10/11 लिख के आप सॉल्व कर लिया, 10/11 को। तो 11 एकम 11 और 10, 11 10 21/11। तो फाइनली दोस्तों आपका राइट आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 21/11 होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर दोस्तों आप सभी लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है 21/11 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अब आप लोग देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के लिए पश्चात लाभ कितना मिलेगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप सभी को मिलेगा 30 सेकंड। तो भाई 30 सेकंड आपके पास, जी लो अपनी जिंदगी हंसते हंसते। 30 सेकंड है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। जो करना है कर लो, 30 सेकंड आप लोग के पास हैं। देखते हैं कि कौन इस समय को यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। देखते हैं क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आइए जानते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। शानदार मौका आप लोग के पास है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका आंसर यहाँ पर 37.5% आया है तो बिल्कुल राइट है। तो क्लास में जिस जिसका भी आंसर यहाँ से 37.5% आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य होता है सीपी और अंकित मूल्य होता है एमपी। एमपी का 64% है, ये दिया गया है। तो 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एमपी नीचे आ जाएगा। तो सीपी अपॉन एमपी बराबर आपको दिया गया है 16/25 आपको दिया गया वैल्यू। तो सीपी है 16 रुपए और एमपी है 25 रुपए। अब आप लोग पढ़िए कि अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देते हैं। तो अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट, अंकित मूल्य मेरा 25 और डिस्काउंट देंगे 12%, लिखा जाएगा 88/100। अंकित मूल्य पर हम जो है 12% का डिस्काउंट देंगे, तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा? तो क्रय मूल्य 16 है, तो लाभ हो जाएगा 100 प्लस का x, ये लाभ हो जाएगा बटे 100। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो भाई 100 से 100 कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/2 लिखा, 2 एकम 2 काटा, ठीक ना, 2 तिया 6 काटा, 2 सत्ते 14 पंजे 10। तो ये मेरा फाइनली कितना आज बचेगा? 137.5 बराबर 100 प्लस का x है। तो x बराबर हो जाएगा 37.5%। तो भाई यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा आपका 37.5%। 37.5%। समझ गए आप लोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आप सभी के सामने, इसको बताइए। 12 व्यक्तियों का औसतन 49 रुपए है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताएं, आप लोग दूसरे के कमेंट पढ़कर गुस्सा मत किया करो।
गलत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखकर हंसते रहा करो, मन को प्रसन्न रखो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ध्यान से पढ़ते चलो। बस आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए कि भाई कैसे भी करके आपको सिलेक्शन लेना है और खुद को साबित करना है। लोग आएंगे कहकर चले जाएंगे, इनका काम है कहना, क्योंकि ये चाहते हैं आप आगे बढ़ो। ओके, अब देखिए देखिए टांग तो खींचेंगे ये लोग आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 12 व्यक्तियों का जो औसतन है 49 है। 12 व्यक्तियों का जो औसतन है वो 49 है। अब यदि एक व्यक्ति जो 65 रुपए 50 पैसे के साथ उनसे जुड़ता है तो नया औसत क्या हो जाएगा, इसको बताइए। तो भाई नया औसत क्या हो जाएगा, इसको बताइए। देखिए सबसे पहले 12 व्यक्तियों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 49, तो 12 निमा हो जाएगा 108, ठीक है ना। तो 12 निमा 108, 10 बचा, 12 चौक 48 और 10 58 हो गया। इतनी मेरी वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेगा। 588 तो मेरा ये रुपया आ गया, तो 588 मेरा ये आ गया, ठीक है ना। अगला देखिए, अब मैं जो है एक व्यक्ति 65 रुपए 50 पैसे का जुड़ता है तो नया औसत कितना हो जाएगा। अब 65 रुपए 50 पैसे के साथ अगर कोई जुड़ेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 तो रहेगी, 8 5 13, 8 9 6 15, 5 653 रुपए 50 पैसे। तो आपके लोग कितने, 13 लोग हैं, तो इन 13 लोग का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 653 रुपए है 50 पैसे हैं, और 13 लोगों का जो एवरेज है, 13 लोगों का जो आपका एवरेज है वो आपको निकालना है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो आपका यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर आने वाला है 49.50 रुपए। तो आपका 13 लोगों का जो एवरेज आ जाएगा 49 रुपए 50 पैसे। 49 रुपए 50 पैसे। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। ओके, तो इनके ऊपर आप हंसा करो, क्योंकि आप हंसोगे ना तभी ये लोग कम होंगे। गुस्सा करोगे तो सोचते हैं कि हाँ इनका तरीका जो है कामयाब हो गई है, आपको ये पीछे करने में, आपको ये असफल बनाने में जो है कामयाब हो गए, तो इन पर देखकर हंसा करो। ओके ना, और ऐसे करते हम, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ना, इसको और थोड़ा सा और थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो आप लोग को, कि ताकि ये आप लोगों से और कहें, ठीक है ना। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो भाई वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों का जो अनुपात है ये 14:11 दे रखा है। तो दोस्तों वृत्ताकार पथ का बाहरी और आंतरिक जो परिमाप है ये आपको दे रखा है 14:11 दे रखा है। यदि पथ की चौड़ाई 15 मीटर है, यदि पथ की चौड़ाई जो है 15 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको बताइए, ठीक है ना। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको बताइए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे ये है मेरा एक सर्किल, और ये इस सर्किल के साइडों में आप लोग का बना हुआ एक पथ। ओके ना, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये है पथ, इस पथ की जो चौड़ाई दे रखी है, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों इस पथ की जो आपकी चौड़ाई दे रखी है ये है आपकी 15 मीटर है, ठीक है ना। तो इस पथ की चौड़ाई आप लोग की है 15 मीटर है। अब त्रिज्या देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहां पर अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है। ये मेरा वृत्त का केंद्र है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मेरे वृत्त का केंद्र है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू मेरी R1 हो गई, और यहां से लेकर यहां तक ये R2 हो गया। अब चूंकि मेरा पथ की चौड़ाई 15 है तो मैं क्या करूंगा, R2 में से, अगर मैं R2 में से अगर मैं इतना R1 तक घटा दूं, क्योंकि ये R1 है, अगर R2 पूरे में से अगर मैं R1 घटा दूं तो पथ की चौड़ाई 15 है, मेरा 15 आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। ये चीज आपको दे रखी है। आपको R1 यानी कि आंतरिक त्रिज्या निकालना है। आंतरिक त्रिज्या का मान R1 है और R1 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको परिमाप दे रखा है दोस्तों, बाहरी परिमाप और आंतरिक परिमाप है। तो बाहरी परिमाप दे रखा है 2πr2, ये है वृत्त का बाहरी परिमाप है, 2πr2 दे रखा है। एंड आंतरिक परिमाप दे रखा है 2πr1 दे रखा है। इस प्रकार इन दोनों का जो अनुपात है वो दे रखा है 14/11 दे रखा है। तो ये जो आपको दिया गया है 14/11 दिया गया है, ठीक है ना। तो 2π से 2π कट गया, तो R2/R1 मेरा आ गया है 14/11। तो 14x और 11x, 14x और 11x आ गया, ये मैंने निकाल लिया। अब R2 का मान मैंने निकाला 14x है, ध्यान दीजिएगा।
इसका मान मैंने निकाला कि 14x है, माइनस R1 का मान मेरा 11x है, बराबर आपको 15 दिया गया है। तो 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 3x, तो 3x बराबर 15, और 3 पंजे 15, x का मान 5 आ जाएगा। तो हमको आंतरिक निकालना ना R1, तो भाई 11 पंजे 55, तो R1 55 हो जाएगा, और 14 पंजे 70, R2 70 हो जाएगा। तो हमको ये R1 का मान ज्ञात करना, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 मेरा हो जाएगा 11 पंजे 55 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप सभी को क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। इसको देखिए, जैसे कि व्योम ने 30 दर्जन जो है कलम जो है 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं। अब 10 दर्जन 20% के लाभ पर, शेष जो आप लोग के 20 दर्जन है वो 10% के जो है लाभ पर बेचे हैं। तो उस पर टोटल लाभ कितना मिलेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इसको देखिएगा। सबको एक बोरे में बंद कर देंगे, बिल्कुल मंत्री जी ध्यान दीजिए आप लोग। तो भाई पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप लोगों के लिए तो भाई एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। बाकी लोग फोकस कीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब 10 दर्जन है 20% के लाभ पर, मैंने लिखा 10 इंटू 120 प्लस का, बाकी जो बचा है 20 दर्जन, इस पर लाभ मिलता है 110 का। अब टोटल 10 और 20 30 है, तो भाई टोटल पर कितने परसेंट का लाभ होगा, टोटल पर कितने परसेंट का लाभ होगा ये आपको निकालना, 100 प्लस एक्स। तो आपको 100 प्लस एक्स यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग यहां से, तो भाई जीरो जीरो और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, तो 12 धाम 120, और ये हो गया 220, और ये मेरा हो गया 3, ये हो जाएगा 100 प्लस का एक्स हो जाएगा ब्रैकेट में। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो ये हो जाएगा 0 2 2 4, और ये 340 है, बटे 3 दे रखा है, 100 प्लस का x हो जाएगा, x का मान ज्ञात करना, तो 3 एकम 3, ठीक ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और बाकी चलता रहेगा आप लोग का। तो आपका फाइनली जो है x का मान आ जाएगा दोस्तों 113.33, माइनस का 100 है, तो x बराबर 13.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे साथियों 13.33%, 13.33% होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आप सभी को दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय करती है। ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। दोस्तों एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय करती है। हाँ, ऐसे लोगों से मेरा पहले भी सामना हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे लोग मुझे पहले मिले। ऐसा लगता है कि दोस्तों एकदम मार पागल खाने से छूटकर लोग भागे हों। एकदम दोस्तों ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मार पागल खाने से भी मतलब भाग कर बचकर जो है निकल कर आए हो, फिर वो अपना जो है कारनामा दिखा रहे हो। मतलब इतने कतई क्या मैं बोलूँ, यहाँ पर क्लास चल रही है ना, अगर अदर कुछ होता तो मैं आपको बताता फिर। तो दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ओके, तो देखिए आपको नाव दे रखी है जो कि 20 किलोमीटर है धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर है भाई अनुकूल है, 4 घंटे में तय करती है। तो 40 किलोमीटर है धारा के अनुकूल, तो 40 बटे यू लिखा, प्लस 20 जो है 20
ये प्रतिकूल है तो मैंने v लिखा। समय लगता है 4 घंटे का, तो इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। सेकंड आपका पॉइंट देखिए, 70 किलोमीटर है प्रतिकूल और 60 है अनुकूल है, तो 60 अनुकूल तो 60 बटे यू, और 70 है, सॉरी 70 है प्रतिकूल तो 70 बटे हमारा बी लिखेंगे। इसमें टाइम लगता है आपको 10 घंटे लगता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके u और v का मान ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, इन दोनों को सॉल्व कीजिए और आप लोग यहां पर u और v का मान निकाल लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि यहां से आपका u और v का मान कितना हो जाने वाला है। आइए और आप सभी लोग यहां पर मुझे बताइए कि u और v का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने निकाला कि v का मान मेरा 10 आ गया। ध्यान से देखिए, v का मान दोस्तों मैंने मान लिया कि भाई 10 आ गया, तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 20, और मैंने दोस्तों u का मान मैंने मान लिया कि भाई u का मान मेरा 20 हो गया। मैंने देखते देखते सॉल्व कर लिया। देखिए दोस्तों, अब आप लोग इसको सॉल्व कर देखिए, अगर u का मान अगर आपका 20 है तो 20 दूनी 40, और ये 10 है तो 10 दूनी 20, तो 2 और 2 मिलकर 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से बिल्कुल फोकस कीजिएगा, एक एक चीज मैंने आप लोग को बताई। ये 40 लिखा था, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो अब आप लोग यहां पर जानते हैं कि धारा की चाल दोस्तों क्या होती है, याद है ना आपको। तो धारा की चाल बराबर होता है 1/2 u माइनस का v। धारा की चाल आपका दोस्तों क्या होता है, 1/2 u माइनस का v होता है। तो फाइनली आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 1/2, u का मान है 20, v का मान है 10, आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर। तो 20 में 10 गया 10, 10/2, 2 पंजे 10। धारा की चाल आपकी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर 5 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए भाई, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, आपके माता पिता ने आपके लिए मेहनत करी, अपना एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर आप लोग को पढ़ाया, उस लायक बनाया। अब बारी है सिलेक्शन लेने की, बारी है कामयाब होने की। अगर आप अब कामयाब नहीं हो पाए तो आगे क्या करोगे, कैसे खुशी दे पाओगे लोगों को। बस यही स्टेटस लगाते रहोगे दुनिया को दिखाने के लिए, ये थूकेंगे, ये हंसेंगे आप पर, सारी दुनिया आपके मजाक उड़ाएगी, हंसेगी। जैसे अभी ये लोग हंस रहे हैं ना आप पर कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऐसे आगे भी हंसेंगे। और तब समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, समझाने वाला मैं तो पागल हूँ, मैं समझाता रहूंगा आपको, शायद अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सिरफरे होते हैं, उनको समझ में नहीं आने वाला। ये तब समझेंगे जब इन्हें प्रकृति की मार पड़ेगी ना, जब ईश्वर आप लोग को मारेगा, जब तोड़ेगा, जब समय आप लोग को मारेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि भाई मैं समझा रहा था, मैं गलत था, मैं पागल था जो मैंने इतना जो है आपको समझाया। अभी मत समझो, जो करना है कर लो, जो लिखना है गाली लिखनी है गाली लिख दो, मारना तोड़ना है आंखें तोड़ दो, मत समझो। लेकिन आपकी जब बारी आएगी तब आपको मालूम चल जाएगा, जब प्रकृति की मार पड़ेगी ना, जब समय की मार पड़ेगी, तब तुम समझोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, राहुल और मोहित की वार्षिक आय का अनुपात दे रखा है 17 और 12 है। दो लोग आपको यहां पर दिए गए हैं। राहुल की आय है 17x और मोहित की आय मैंने मान ली 12x है। उनका खर्चा, राहुल का खर्चा है 5y, राहुल का खर्चा है 5y और मोहित का खर्चा है 3y है। और ये दोनों देखिए, ये है आय और ये है खर्चा। तो खर्चे में से जो है, आय में से अगर खर्चा घटा देंगे तो 9,000 रुपये बचता है, 9,000 रुपये बचता है। बराबर आगे 9,000 रुपये इनका बचता है। दोनों का जो क्या बोलते हैं बचत जो है, दोनों की जो प्रत्येक की जो बचत है वो 9,000 रुपये है। तो आपको मोहित की आय याद करनी है। इसको आप लोग यहां पर सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा, इस पूरे की, इस पूरे की मैं मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा, और इस पूरे की मैं मल्टीप्लाई जो आप लोग की 5 से करवाऊंगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। तो 17 तिया 51x, ओके, 5 तिया 15y बराबर 9 तिया 27,000, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 पंजे 60x, 5 तिया 15y, 9 पंजे 45,000 हो गया। अब इसको घटाएंगे, तो ये मैंने लिखा माइनस, ये लिखा मैंने प्लस, ये लिखा मैंने माइनस। तो माइनस का 15 प्लस से 15 से कट जाएगा, 60 में से 51 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9x बचेगा बराबर। इधर 45 में से 27 जाएगा तो मेरा बचेगा माइनस का 18,000 बचेगा। माइनस माइनस कट गया, 9 दूनी 18, 2,000 आ गया। दोस्तों
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको देखिए। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। x बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर मेरा 2000 आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना मोहित की आय। तो राहुल है 17 वाला और मोहित है 12 वाला, तो मोहित की आय है 12x। तो मोहित की इनकम कितनी हो जाएगी उसमें, 12 दूनी 24। तो 12x बराबर मोहित की आय हो जाएगी 24,000 आ जाएगी। तो मोहित की दोस्तों जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 24,000 हो जाएगी। मोहित की जो इनकम होगी ये भाई 24,000 हो जाएगी। खुश रहिए, ईश्वर आपको कामयाबी दे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जब तक सिलेक्शन ले मत लेना ना, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किताबें दूर मत जाने दो अपने आप से, क्योंकि ज्ञान जो है ये किताबें ही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, यही आपका जिंदगी भर आपका साथ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद क्यों आता है 80,000 रुपए इन्वेस्ट करने के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। फिर 4 महीनों के बाद आर आता है, आर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके बिजनेस से जुड़ जाता है। तो 2 साल के अंत में पी, क्यू और आर, 2 साल के अंत में पी, क्यू और आर के लाभों का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो 3 लोग आपके हैं, ध्यान से बिल्कुल। एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तो पी रुपया लगाता है, 60,000 रुपए लगाता है 2 सालों के लिए। तो पी ने जो है 60,000 रुपए लगाए हैं 2 सालों के लिए, यानी कि 24 महीनों के लिए। तो पी ने जो है 24 महीने के रुपए लगा दिया। फिर क्यों आता है 4 महीने के बाद 80,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है। तो क्यों ने लगाए हैं 80,000 रुपए लगाए हैं और 4 महीने बाद आ रहा है, तो यानी कि 20 महीने के लिए इनके रुपए लगे हुए, 20 महीने के लिए। फिर आर आता है सीधे 1 लाख रुपए लेकर, ये कहता है हमें बिजनेस मिला लो। तो ये भी 4 महीने के बाद आता है, तो बचा 16 महीने। 16 महीने के लिए इनके रुपए लगे हुए, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। इन तीनों का आप लोगों को क्या निकालना, अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, और कुछ है? ओके। तो 8 एकम 8, यहाँ 1 बचा, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 बचा, और 8 तिया 24, यहाँ पर 3 बचा। सबको मैंने 8 से एक बार काट दिया। फिर 2 से काटते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 धाम 20, ओके, 2 तिया 6, इतना बचा। अब यहां बच रहा 3 तिया 9 बच रहा, 9 लिख लिया। यहां मैंने 10 एकम 10 लिख लिया। यहां दोस्तों क्या बच रहा है, केवल 10 ही तो बच रहा है, 10 लिख लिया। तो पी क्यू आर तीनों का 2 सालों के बाद जो लाभ का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। तो तीनों का 2 साल के बाद लाभ का जो अनुपात आएगा 9 अनुपात 10 अनुपात 10। समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, आपकी क्लास है, आपको बीएसए का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने सपने को सच करना है। ये जीडी है मेरे दोस्त, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। तो भाई इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 10 अनुपात 10, 9 अनुपात 10 अनुपात 10। तो जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर करते चलिए। लगना चाहिए कि भाई आप लोगों में एक यूनिटी है, लगना चाहिए कि आप हमारे साथ हो, तभी तो हम भी जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर पाएंगे। ओके। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली के लिए दोनों हाथ उठाने ही पड़ते हैं। तो मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, एक तरफ से आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, मेहनत कीजिए, तभी तो सफलता मिलेगी। मेरे केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा और आपके केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जब दोनों की मेहनत एक होगी तभी कामयाबी आप लोग के कदम चूमेगी। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, एस और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एस और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एम और एस मिलकर एक काम को 16 में करते हैं, और एम और बी मिलकर एक काम को आपका 24 दिन में करते हैं। तो तीनों लोग मिलकर, एस बी एम तीनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तीनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में निपटा देंगे, बताइए। अब समझिए दोस्तों, 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम मेरा 48 आ जाएगा, 48। अब 12 चौक 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48,
सॉरी, और 24 दूनी 48, ये आ गया आप लोग का यहाँ से। तीनों की वैल्यू आ रही है दोस्तों, एस भी है जिसमें, एम एस है और एम भी है। जरा इन तीनों को जब आप लोग जोड़ोगे ना यहाँ से, तो 4 3 7 8 9 आ जाएगा। अब लेकिन इसमें हमारा देखिए दोस्तों, 2 बार एस है, 2 बार एम है और 2 बार आपका बी दे रखा है। तो 2 बार मेरा आ रहा है एस प्लस एम प्लस बी, तो बराबर 9 आ जाएगा। तो एस प्लस एम प्लस बी, इसकी क्षमता 9/2 आ जाएगी। अब टोटल जो काम है वो 48 है। कौन करेगा? ये तीनों लोग करेंगे। तो 9/2 है, 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। तो राइट आंसर आएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 दूनी 32/3। तो मेरा राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? 32/3 दिन लगेंगे। तो तीनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे, तीनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे, तो आपका यहां पर 32/3 दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे शेरों? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी का। अंधा पावे आंखें तो पति आए। दोस्तों मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं आपके परीक्षा में आने वाली। तो किस तरीके से मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, आज मैं उन प्रश्नों को बताऊंगा। अंधा पावे आंखें तो पति आए, मतलब अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। मतलब दोस्तों इसका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अंधा पावे आंखें तो पति आए, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक है ना? तो अभिष्ट की प्राप्ति होने पर किसी विश्वास का जमना, पक्का होना, ये होता है आपका अंधा पावे आंखें तो पति आए। अगला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना। दोस्तों देखिए, अंधे की लकड़ी का मतलब यहां पर ये होगा, एक तरीके से आप लोग जो है मेहनत करोगे, कामयाब होगे, तो आगे चलकर किसी का सहारा बनोगे ना। तो भाई अंधे की जो लकड़ी होती है ना, एकमात्र सहारा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, अंधे की लकड़ी का मतलब हो सकता है आपका एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर अंधा है, तो भाई दोस्तों उसका जो सहारा कौन होगा यहाँ पर, होगा ना? तो उसका सहारा केवल उसकी लकड़ी ही होगी। तो अंधे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका सहारा कौन है? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, अंडे का शहजादा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर अंडे के शहजादे की दोस्तों यहाँ से, तो आप लोग यहाँ पर मुझे दोस्तों बताइए कि अंडे का शहजादे का मतलब क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति? अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है ना? अनुभवहीन व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन। इनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है, लेकिन वो आपसे कहेगा कि ये मत करना, ये करना, ये करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब जिसको अनुभव नहीं होता है, इसको बोलते हैं अंडे का शहजादा। क्या बोलते हैं? अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो वही वाली दोस्तों बात होगी, यहाँ से मैं क्या बताऊं आप लोगों से, जिसको बात पता नहीं लेकिन वो आपको ज्ञान देगा जाकर, तो इसको बोलते हैं अंडे का शहजादा होना। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको समझाने वाले, ठीक है ना, उन्हें खुद तो पता नहीं है, खुद उसका अनुभव नहीं है, लेकिन वो आपको जरूर समझेंगे कि ऐसा मत करना। आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि बड़े बड़े परम ज्ञानी लोग मिल जाते हैं दुनिया में आप लोग को, जो भाई परम ज्ञान देने के लिए आपके लिए जो है बिल्कुल तैयार रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ठीक है ना? तो परम ज्ञानी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, अंडे का शहजादा मतलब हो जाएगा परम ज्ञानी, मतलब ज्ञान झाड़ने वाले लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे। शुद्ध वाक्य को चुनिए। एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य आपके अशुद्ध हैं, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, हमें बताइए और समझाइए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये हमारा जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो वाक्य है बिल्कुल आपका शुद्ध है कि आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है? अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। क्या लगता है आपको? अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ठीक ना? ये अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अधिकारियों ने
जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागजात थे, उनकी जांच की। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी में गलतियां दे रखी है। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइए देखेंगे हम लोग यहां से। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। 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 तो यहां पर दोस्तों बताइए कि गलती कहां पर है। देखिए यहां पर गलती वैसे एक ये दे रखी है कि रामचरितमानस ये एक ही नाम है, जबकि यहाँ पर रामचरित अलग, मानस अलग, राम अलग, चरित अलग, मानस अलग, तो रामचरित मानस अलग। तो नाम है पूरा ये किताब का सेम ऐसा ही तो रहेगा, आप बदल नहीं सकते। तो पहला वाला ही वाक्य आप लोग का शुद्ध हो जाएगा, पहला वाला वाक्य ही आप लोग का शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार, सिंगार। तो श्रृंगार लिखा कैसे जाता है मैंने दोस्तों पहले भी आप लोग को बताया था, लेकिन वो चीज टाइपिंग में इम्पॉसिबल है। होती भी है पॉसिबल तो इसके विषय में पता नहीं होगा। ये वाला शाह बनेगा इस तरीके, शरा, नीचे रा, ऊपर यहां पर ना की बिंदी, गा, बड़ा का डंडा और रा, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, जो कि यहां पर दिया नहीं गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपके एग्जाम में अगर श्रृंगार पूछेगा तो ये है श्रृंगार, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्येता। दोस्तों अध्येता कैसे लिखा जाता है, तो अध्येता लिखेंगे हम लोग यहां से आ, आधा धा, या में एक ही पाई और ता, ये हो गया आपका अध्येता हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। कवित्री, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई शब्द है आपके एग्जाम में तो ये कवित्री है। तो कवित्री का राइट आंसर क्या होगा, कवित्री। तो देखिए कव यित्री, यहां में छोटी की पाई और त्रा में बड़ी की पाई, ऐसे लिखते हैं कवयित्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां से सी वाला हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर जो व्यर्थ की बातें करता है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या बोलेंगे, मतलब फालतू के। जैसे कुछ लोग आते हैं दोस्तों टाइम पास करने के लिए, खाली सिर्फ और सिर्फ क्लास में आते हैं टाइम पास करने के लिए, उनको क्या बोलेंगे, बहुभाषी, कुवक्ता, बाचाल या फिर बाकपटु। तो उनको हम लोग बोलते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता है उसको बाचाल बोलते हैं, बाचाल। जो टाइम बर्बाद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको वाचाल बोलेंगे, फालतू की बकवास करता है। बहुभाषी, बहुत बोलने वाला होता है। बहुभाषी का दोस्तों मतलब होता है जो बहुत बोलता है, मतलब टपर 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 जो है बोलता रहता है, बहुत बोलने वाला। आप लोग दोस्तों देखते होंगे कि भाई कुछ लोग जो है इतना बोलते हैं, बोलते बोलते पक जाते हैं, मतलब पका देते हैं, वो इतना बोलते हैं। तो ये हो गया आप लोग का बहुत बोलने वाला, बहुभाषी हो गया। प्रिय पात्र, प्रिय पात्र तो आपको पता ही हो, यहाँ पर इसको छोड़िए। और कुवक्ता, बुरा बोलने वाला। ये जो है आप लोग का कुवक्ता जो आपका होता है ये होता है बुरा बोलने वाला होता है। तो बुरे बोलने वाले को कुवक्ता बोलते हैं। कू लगा ना, कू का मतलब बुरा होता है। और बाघपटु जो आपका होता है ये है समझदार प्राणी, बोलने में चतुर। ये जो बाघपटु है ना, तोल मोल कर बोलता है कि कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ शांत रहना चाहिए। तो बोलने में चतुर बोलेंगे इसको, बोलने में चतुर होता है ये। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन, जो देखने में प्रिय लगता हो उसको बोलेंगे प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है वो है प्रियदर्शी। समदर्शी, समान रूप में देखने वाला। प्रिय पात्र, प्रिय व्यक्ति। दर्शन प्रिय, जिसके दर्शन प्रिय हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही जवाब। एहसान ना मानने वाला। कुछ लोग दोस्तों होते हैं जो एहसान नहीं मानते हैं, एहसान नहीं समझते हैं, धोखा देने वाले लोग होते हैं, ओके ना। तो एहसान ना मानने वाले बोलते हैं कृतज्ञ बोलेंगे। कृतज्ञ होता है एहसान ना मानने वाला, जबकि कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल। एहसान जो मानता है, मानने वाला जो होता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और जो नहीं मानता है धोखेबाज, ये है कृतज्ञ, है कृतज्ञ। और विश्वासघाती, विश्वास तोड़ने वाला। परोपजीवी,
दूसरों के सहारे जीवन यापन करने वाला, दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाला, इसको बोलते हैं परोपजीवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृतज्ञ हो जाएगा, एहसान फरामोश। एहसान फरामोश को बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, और अगर आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो देखिए ये है टेलीग्राम, इस पर आ रही है पीडीएफ फाइल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पीडीएफ फाइल मिलती रहे, जो भी मैं क्लास करवा रहा हूँ वो सारी पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त हो, तो देखिए जो कुछ भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ओके, तो टेलीग्राम पर जो नाम है आप देख सकते हैं, ये नाम है BSA ट्रिकी क्लासेस, और इसमें अब तक करीब 36,000 लोग जुड़ चुके हैं। ओके ना, 36,206 लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़े होंगे। तो जिन लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो क्लास में जितने भी लोग थे, जितने मेहनती लोग थे, आपके सपने सच हो, ईश्वर आप सबको कामयाबी दे। ओके ना, आपकी मेहनत साकार हो जाए, आपके सपने सच हो जाए, और आपको कामयाबी मिल जाए, जॉब मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, और आगे जो भी जिंदगी में है अच्छे अच्छे सब आपके साथ रहे, आप लोग खुश रहें, नाम रोशन करें अपने माता पिता का, अपने BSA क्लास का नाम रोशन करें, और जिंदगी में आप लोग को ढेर सारी खुशियां मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।